हेलो एवरीवन, वेलकम टू गरिमा सेठीज क्लासेस। इससे आज हम करेंगे बच्चों फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इससे पहले वाले टॉपिक्स हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किए थे, आप पहले वो देख लीजिए। उसके बाद ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। देखो, ये देखने में 3 वर्ड्स हैं, लेकिन ये तीनों कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे? देखो, बेसिकली मैं अगर आपको मोटी मोटी बात बताऊं तो फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी मिलके सोसाइटी की बनती है। सोसाइटी की जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, सोसाइटी के अंदर हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो चीज़ें बनाती हैं। उसमें 2 बातें काम करती हैं, एक फिज़िक्स और दूसरी टेक्नोलॉजी। फिज़िक्स हमें बेसिक एक्सप्लेनेशन देती है कि वो टेक्नोलॉजी कैसे हो रही है, यूज़ हो रही है या जैसे भी है, वो सारा एक्सप्लेनेशन देती है हमें कि हम उसको यूज़ कर सके, उसके क्या क्या यूजेस हैं, उसके क्या क्या मतलब ये लगा लो कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बेसिकली उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, किस हद तक हम किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों मिलके क्या करती हैं, सोसाइटी को फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो, क्या होता है कि दोनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तीनों चीज़ें। तो कई बार क्या होता है, पहले टेक्नोलॉजी आती है, फिर सोसाइटी में उसका यूज़ आता है, या फिर सोसाइटी में उस चीज़ की ज़रूरत होती है तो फिजिक्स या टेक्नोलॉजी मिलके उस चीज़ को बनाते हैं। जैसे वो एक कहावत है, आपने सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो ही आपको लगेगा ना कि आप काश कुछ ऐसी चीज़ होती जो हमारा ये काम पॉसिबल कर देती। तो फिर जो साइंटिस्ट हैं उस बारे में सोचते हैं कि लोगों को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, इसको इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब जितनी भी हमारी इन्वेंशंस हैं, हम लैपटॉप से ले लो। लैपटॉप जो है, देखो लैपटॉप कब आया, जब सोसाइटी ने यानी साइंटिस्ट ने क्या किया, आईसी चिप्स यानी सिलिकॉन चिप्स के ऊपर काम करना शुरू किया। जब हमारी सिलिकॉन चिप्स आई तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास एक टेक्नोलॉजी यूज हो गई। ठीक है, हमने लैपटॉप्स का, मोबाइल्स का, इन कंप्यूटर्स का, इन सब का आविष्कार हुआ। पहले वाले क्या थे, लैपटॉप जो कंप्यूटर से बहुत बड़े बड़े होते थे, अगर किसी ने देखे हैं तो बहुत बड़े बड़े लैपटॉप वो होते थे, कंप्यूटर्स होते थे। उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी पॉसिबल नहीं था। अब तो चाहे आप ऑनलाइन डिलीवरी मंगवा लो, उसको ट्रांसपोर्ट करना इतना आसान हो गया ड्यू टू सिलिकॉन चिप्स। मतलब वो स्मॉल हो गए हैं, लेकिन उनकी जो मतलब उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनके अंदर, जो जो उसके अंदर फंक्शंस हैं वो नए नए आ रहे हैं। तो उस हिसाब से क्या हो रहा है कि वो टेक्नोलॉजी को उन्होंने जन्म दिया। सोसाइटी में लगा कि ये चीज होनी चाहिए हमारे पास कि काम करने के लिए लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं हमारे। अब वो आते हैं टैब्स आते हैं, टैबलेट्स हैं जो हमारी। तो उन सारी चीज़ों में क्या है कि पहले सिलिकॉन चिप्स आई, उसके बाद लैपटॉप्स आए। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कई बार क्या होता है, टेक्नोलॉजी पहले आ जाती है, उसके बाद वो सोसाइटी में आती है कि उसका यूज़ करो। कई बार सोसाइटी को लगता है कि ये चीज़ हमें चाहिए तो हमें कुछ इन्वेंशन करना चाहिए। सोसाइटी में सब आते हैं, देखो साइंटिस्ट भी आते हैं, कॉमन पीपल भी आते हैं, वो सब मिलके क्या एक सोसाइटी बनाते हैं जो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक, साइंटिस्ट ने इन्वेंशन कर दी कि हमारे लोगों तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए, तो उन्होंने अपनी इन्वेंशन की, टेक्नोलॉजी देखी, उसके अंदर फिजिक्स का लॉजिक लगाया कि लॉजिकली ये चीज़ सही है और ये मतलब ये इसके पार्ट्स इस तरीके से काम करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक नई इन्वेंशन कर दी। जैसे हमारे पास जब EM वेव्स का डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी हुई थी, तो वो उसने क्या किया, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही बदल दिया। जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो वो चीज़ क्या है,
वो पूरा ही ईएम वेव्स ने बदल दिया। ईएम वेव्स की डिस्कवरी की फिजिक्स वालों ने, फिजिक्स ने, साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की। ईएम कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? टेक्नोलॉजी है। मतलब फिजिक्स में डिस्कवरी हुई और टेक्नोलॉजी उसमें यूज हो गई, और फिर ये कहाँ गई? सोसाइटी के पास गई कि साइंटिस्ट ने बोला कि हमने टेक्नोलॉजी दे दी है, उसके पीछे का हमने फिजिक्स के थ्रू लॉजिक भी दे दिया कि ये इस लॉजिक से होता है काम, ऐसे होगा, और आप लोग अब इसका यूज करो, आपको एक फैसिलिटी मिल गई। आपने देखा होगा कि शुरू में पहले आए जो ये हमारे कहीं कहीं टेलीफोन्स होते, बहुत लंबी लंबी वायर्स वाले फोन्स होते थे, टेलीफोन्स होते थे जो लैंडलाइन घरों में लगते थे। उसके बाद धीरे धीरे कॉर्डलेस आए, फिर मोबाइल्स आ गए, अब तो मोबाइल्स ही पता नहीं कितनी तरह के आ गए हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है चेंज हो गया ड्यू टू ईएम वेव्स। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है हमारा, कोई भी ले लो, न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है, एटम बॉम्ब है। अब ये क्या है? ये फ्यूजन और फ्यूजन पे डिपेंड करता है, फ्यूजन पे डिपेंड करता है। तो ये फ्यूजन और फ्यूजन क्या है? फिजिक्स है। टेक्नोलॉजी क्या होगी? बॉम्ब आ गए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लो, एटम बॉम्ब्स बना लो। तो ये अब ये डिपेंड करता है सोसाइटी पे कि जो हमारी सोसाइटी है वो इस चीज को किस तरीके से यूज करती है। सोसाइटी पे डिपेंड है कि वो इन बॉम्ब्स का यूज जो है वो ये फ्यूजन और फ्यूजन का बॉम्ब बनाने में करती है, डिस्ट्रक्शन करने के लिए करती है, या फिर इनसे क्या होता है हमारा, आपको पता होगा, न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, तो वो एनर्जी बनाने के लिए यूज करती है। वो सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि वो जो उसको टेक्नोलॉजी मिली है वो किस तरीके से उसका यूज कर रही है। ठीक है, आपस में फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी तीनों इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है साइंटिस्ट इन्वेंशन करते रहेंगे, टेक्नोलॉजी आती रहेगी, लेकिन अगर सोसाइटी उसका यूज नहीं करेगी तो फिर उस टेक्नोलॉजी का भी क्या फायदा। क्लियर है? तो इसीलिए क्या है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसके बाद जो हमारे टॉपिक आता है वो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पेपर में उसी में से आने के ज्यादा चांसेस हैं आपके। वो हैं हमारे 4 फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, 4 फंडामेंटल फोर्सेस, यानी कि ये 4 फोर्स जिनसे और फोर्सेस बनते हैं, ये किसी से नहीं बनते पर इनसे, इनके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस डिपेंडेंट होते हैं, तो इसलिए हम इनको 4 फंडामेंटल फोर्सेस बोलते हैं। बहुत सारे फोर्सेस आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन ये 4 जो हैं वो हमारे फंडामेंटल फोर्सेस हैं। इसमें सबसे पहला जो फंडामेंटल फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? जो 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, इस फोर्स की जो रेंज होती है वो लॉन्ग रेंज होती है, मतलब दूर तक लगता है, आप कहीं भी चले जाओ वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। उसकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है क्योंकि वो डिपेंड करता है आर स्क्वेयर पे, यानी डिस्टेंस के स्क्वेयर पे डिपेंड करता है इनवर्सली, लेकिन होता क्या है, वो लॉन्ग रेंज के लिए होता है। ठीक है, इन्फिनिटी बोलते हैं हम इसको, कि इनफाइनाइट रेंज होती है इसकी। तीसरी बात कि ये वीकेस्ट फोर्स है, लॉन्ग रेंज जरूर है लेकिन वीकेस्ट फोर्स है। वीकेस्ट फोर्स मतलब जो आगे आने वाले 3 फोर्सेस और बताऊंगी, उन सब में से इन चारों फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट यही है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है चारों में से। इसके अलावा ये क्या है, ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव होता है ये फोर्स। ठीक है, आपस में अट्रैक्ट करता है, 2 ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये फोर्स हमेशा काम करता है किसी भी वैक्यूम के अंदर भी। क्लियर? ठीक है, इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है,
लॉन्ग रेंज का होता है, वीकेस्ट फोर्स है ये, और हमेशा अट्रैक्टिव होता है, और इसके लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट हमारा फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसको हम EM फोर्स भी बोलते हैं, EMF। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स क्या होता है? दो चार्जेस के बीच में लगता है, बिटवीन टू चार्जेस। हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, पता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ये भी लॉन्ग रेंज का होता है, इनफाइनाइट। उसके बाद ये क्या है? इट इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। देखो मैंने यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं लिखा, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स लिखा है। ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ये मैं चारों को कंपेयर करके लिख रही हूँ। क्लियर है? ये चीज मैं अभी आपको चारों लिखने के बाद, समझाने के बाद मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगी। ये जो मैंने लिखे हैं ये कंपैरिजन करके ही लिखा है। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नहीं है चारों में से, लेकिन उसमें से एक है। समझे कि ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट के बाद आता है, ये कह सकते हो। उसके बाद ये क्या है? ये रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। जब ये अनलाइक पोल्स चार्जेस में लगेगा तो ये अट्रैक्टिव हो जाएगा, और लाइक चार्जेस में लगेगा तो ये रिपल्सिव भी हो जाता है। उसके बाद इसको भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, नो मीडियम रिक्वायर। ये वैक्यूम में भी लगता है। ठीक है, इसके बारे में भी हमने 5 बातें पढ़ी। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो दो चार्जेस के बीच में लगता है, लॉन्ग रेंज का होता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है, और इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये दो फोर्सेस हमारे पास हो गए। अब हमारे पास जो थर्ड फोर्स है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हमारा जो थर्ड फोर्स है वो क्या है? वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, देखो न्यूक्लियर से समझ गए होगे कि ये न्यूक्लियस के बीच में लगता है। ठीक है, न्यूक्लियस एटम होता है हमारे पास, एटम के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियंस के बीच में लगता है, बिटवीन न्यूक्लियंस। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब तुम कहोगे कि प्रोटॉन तो पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन तो बिल्कुल वो होता है, न्यूट्रल होता है, तो उसके बीच में क्या चार्ज हो गया? यही तो बात है कि न्यूक्लियस के अंदर भी फोर्स होता है, जो दो मतलब या तो दो प्रोटॉन्स के बीच में, दो न्यूट्रॉन्स के बीच में, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। उस फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स विद इन दी न्यूक्लियस ही लगता है, एमंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से बाहर नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स का इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ जो न्यूक्लियस के अंदर है उन्हीं पे ये फोर्स लगेगा। क्लियर ये बात? प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे ही फोर्स लगेगा, इसके अलावा ये जो फोर्स है वो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं लगता। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर अब प्रोटॉन पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनको तो अब देखो ये क्या है, आपस में मूव करते रहते हैं, तो इस हिसाब से प्रोटॉन के बीच में जो है दोनों पॉजिटिव हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो उस हिसाब से तो उनको क्या होना? फट जाना चाहिए, न्यूक्लियस होना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। क्योंकि अगर उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो, प्रोटॉन्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, वो तो साइड हो गए। बट अगर दो प्रोटॉन्स आपस में टकराते हैं, आसपास हैं, तो उनके बीच में तो रिपल्शन होनी चाहिए। अब दो चीजों के बीच में रिपल्शन है तो वो तो दूर दूर जाएंगे ना, साथ थोड़ी आएंगे। समझ रहे हो ना बात को, कि दो सेम चार्जेस के बीच में तो रिपल्शन हो रही है ना, वो एक दूसरे को धक्का मारेंगे कि तू बाहर निकल, वो कहेगा तू बाहर निकल, तो साथ थोड़ी आएंगे। फिर भी हमारा एक न्यूक्लियस क्रिएट होता है, दैट मीन्स वहां पे कोई एक ऐसा फोर्स है जो उनके उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करता है। तो दैट फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है?
वो न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। ये बहुत ही शॉर्ट रेंज का होता है। शॉर्ट रेंज अपने आप ही होगी क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियस के बीच में ही लगेगा, जितना साइज न्यूक्लियस का होता है उतनी ही रेंज में लगेगा ये, ठीक है। तीसरी बात, ये डिपेंड नहीं करता चार्ज पे, डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता कोई भी चार्ज हो, क्योंकि अब देखो न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव ही तो चार्ज है बस, एक उसमें न्यूट्रल है, लेकिन ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे भी लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन पे भी लगता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, ठीक है। इसलिए ये कोई भेदभाव नहीं करता किसी के बीच में भी, तेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो मैं तेरे ऊपर लगूंगा, न्यूट्रल है तो मैं तेरे को नहीं छेड़ता, नहीं, ये सब पे बराबर लगता है, ठीक है। लास्ट बात, दैट दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। अब देखो यहां पे मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट लिखा, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग है फोर्सेस में, चारों फोर्सेस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का सबसे पहला नंबर आता है, फर्स्ट नंबर पे है ये, इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा है, इसीलिए मैंने इसको स्ट्रॉन्ग फोर्स लिखा। क्लियर। हमारा फोर्थ फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है सिर्फ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर, ओनली इन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में, ठीक है। वो भी कब होता है, प्रोड्यूस्ड व्हेन एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो पार्टिकल जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉन। जब आपने अगर ध्यान से रेडियो एक्टिविटी पढ़ा हो 10th क्लास में, तो उसमें आपका टॉपिक आता है बीटा डीके वाला। बीटा डीके जब होता है तो हमारे पास वहां पे एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है, उस एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल की जब इंटरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वहां पे क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर होते हैं, ये शॉर्ट रेंज के होते हैं क्योंकि वही है कि होते न्यूक्लियस में ही है, ठीक है। और ये वीक फोर्स है, वीकेस्ट नहीं लिखा, वीक लिखा। अब थोड़ा सा चारों को कंपेयर करके मैं बताऊं अगर, तो सबसे पहले हमारा आता है स्ट्रॉन्ग फोर्स में, स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स है वो हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेकंड नंबर पे, फिर उसके बाद हमारा आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे लास्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इनकी मोटी मोटी स्ट्रेंथ अगर मैं काउंट करूं, तो अगर मान लो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 1 है, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10⁻⁻² यानी 1/100th पार्ट है उसका, 100 टाइम छोटा है उससे। वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया 10⁻⁻13 मतलब 1/10⁻13 इतना छोटा है वो, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो है 10⁻38 इतना छोटा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। देखो ये एक रफ आइडिया है, ऐसा नहीं है कि यही है एक, पर ये एक रफ आइडिया है क्योंकि आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते, ये लगते ही चारों जो फोर्सेस हैं वो अलग अलग हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस में लग रहा है, ईएमएफ फोर्स जो है चार्जेस के बीच में लग रहा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के अंदर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो है जो बाहर की तरफ लग रहा है। तो ये एक सिर्फ एक रफ आइडिया है हमारा कि इतना छोटा होता है। क्लियर है ये बात, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये चारों जो फोर्सेस हैं इनके बारे में ये आपका एक ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था। बाकी बेसिक करवाया है मैंने, वो आपको पता होना चाहिए। उसमें से भी एक दो बातें पूछ लेते हैं, एक आधा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना देते हैं टीचर्स, लेकिन बाकी कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये चीज आपके लिए जरूरी नहीं है। अब इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हम बहुत नई नई बातें भी सीखेंगे।
नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगी जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। ओके, बाय।